Good morning, dear students. So we start our unit number 6. Okay, unit number 6 हम unit number 6 के बाद start करेंगे. Okay. So आज हम start करेंगे हमारा unit number 6. We already completed our unit number 1 to 4, right? So we start our unit number 6. Okay. So unit number 6 based on the microprocessor. Okay. So name of unit number 6 is the Introduction to Computer Architectures. Okay. So in this unit, we will study about the what is meant by database, address base, control bus. Okay. Then basic operation of microprocessor. Then functional unit of microprocessor, that means the ALU. Okay. And then we studied about the memory organization and operation, digital circuit using decoder. Okay, so these are the syllabus topics of unit number 6. So let's start. So what is meant by microprocessor? Okay, so microprocessor मतलब it is the nothing but the CPU. Okay, जो हम जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर पूरा बेस्ड है, जिसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट है. ओके, सो वो जो भी कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका जो मेन है वो आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसको. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर इट इज द सीपीयू. ओके, ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ओके, सो ये जो भी आप डायग्राम देख रही है, यहाँ पर एक ब्लैक चिप है, राइट, और यहाँ पर एक साइडिंग वायरिंग है, राइट. सो ये क्या है? It is fabricated on a small chip capable of performing the arithmetic logic unit operation, then logical operation. और जो ऑपरेशन अभी हम जो कंप्यूटर के ऊपर जो करते हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? इस चिप के ऊपर डिपेंड. या इसकी जो भी कोडिंग की है वो सब इस चिप में क्या है, बर्न की है या स्टोर की है, ऐसे हम बोल सकते हैं. ओके, सो ये जो भी ब्लैक दिखा है इज नथिंग बट द इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, ये भी एक क्या है? आईसी है. Okay, then next one is the क्या definition क्या है microprocessor? Okay, so number of companies provide this microprocessor. Okay, जैसे Intel है, AMD है, और आपको कुछ उसकी कंपनीज पता होगी तो वो सब क्या डेवलप करता है? माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर के अंदर का सबसे मेन पार्ट है. तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है हर जहाँ पर कंप्यूटर यूज अगर करना है, ऐसा अगर एप्लीकेशन है तो वहां पर हर जगह पर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. ओके, सो लैपटॉप, देन कंप्यूटर, देन आपका मोबाइल, ये सब में क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. सो ये जो भी वर्ड है, वर्ड कम फ्रॉम द combination of macro and processor. Okay, so what is meant by processor? Processor means a device that process whatever. Okay, जो हमें जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है वो सब प्रोसेसिंग ये प्रोसेसर के अंदर होगी. ओके, इट इज द कंटेक्स्ट प्रोसेसर मींस अ डिवाइस दैट प्रोसेस नंबर, स्पेशली यहाँ पर बाइनरी नंबर के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं. ओके, 0 and 1. Then to process means to manipulate. Okay, it is the general term that describe the all manipulation. Okay, जितने ऑपरेशन से मैनिपुलेशंस करना है वो सब इसके अंदर होते हैं. और जहाँ पर अगर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 स्टोर करते हैं. ओके, देन it perform the certain operation on the number and depend on the microprocessor design. Okay, so कौन कौन से operations perform होंगे वो depend on the microprocessor. जैसे जैसे माइक्रोप्रोसेसर के डेवलपमेंट हुए वैसे वैसे ऑपरेशंस भी क्या है, बड़े है, उसका स्पीड भी बढ़ा है. ओके, स्पीड भी उसका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. Then next one. So microprocessor is a multi-purpose programmable device that accepts digital data as an input, process it according to the instruction stored in the memory, and provide the result as a output. Okay. So again, one more definition of the microprocessor is a multi-purpose programmable device which accepts the input, process it, and provide the output. So it is the example of digital logic. It uses the binary, hexadecimal नंबर सिस्टम. जैसे भी हमने अभी यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स देखे, राइट, कोड कन्वर्टर वगैरह, बहुत सारे डिजिटल सिस्टम देखे हैं, लॉजिक सिस्टम देखे थे, जहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ इनपुट्स देते हैं नंबर. ओके, जैसे कि अगर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है तो वहां पर हमने इनपुट दिया बाइनरी. देन हम क्या करते हैं? कुछ हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं यूजिंग, पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं, देन केम अप, देन इक्वेशंस आते हैं, देन हम सर्किट डिजाइन करते हैं, देन हमारा आउटपुट आता है. ओके, सो सेम थिंग, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ
जैसे वहां पर कोड कन्वर्ट हमारा एप्लीकेशन फिक्स था, हमें सिंपली एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना था। जैसे माइक्रो प्रोसेसर भी इसी वजह से एक बहुत मतलब इसमें भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द माइक्रो प्रोसेसर। इसके देखो अलग अलग वे से अगर हम बोलते हैं तो अलग अलग मीनिंग इसके स्टार्ट होते हैं। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर मीनिंग इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ computer. Okay, so it is a capable of all various arithmetic logic units operation. Okay, so microprocessor can capable to execute other operations such as the computational activities, addition, subtraction, internal processing, device terminal, communication, and IO management. Okay, so this is the ideal microcomputer diagram, or we can say the microprocessor diagram. Okay, एक हाथ अगर कंप्यूटर अगर हमें बताना है या उसकी क्या डायग्राम होगी? ओके, क्या ब्लॉक डायग्राम होगी? अगर कंप्यूटर को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसका मेन जो भी पार्ट रहेगा वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। देन माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट डिवाइस रहते हैं जहां पर हमारा क्या है, जैसे कि कीबोर्ड है, देन माउस है, ये क्या हमारे इसके लिए इनपुट डिवाइसेस है। देन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। एंड यहाँ पर मेमोरी यूनिट। ओके, सो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी यूनिट ये इसके लिए आएंगे। ओके, सो दिस इज द आइडियल माइक्रो कंप्यूटर डायग्राम। ओके, तो अब इसका इवोल्यूशन देखते हैं। सो ये जो भी माइक्रो प्रोसेसर पे जो भी स्टार्ट हुई थी, वो फर्स्ट जो भी बिट था वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, राइट? So the first generation of microprocessor were introduced in the year of 1971 to 1972 में, जो किसने डेवलप किया था? इंटेल ने डेवलप किया था। ओके, इट वाज नेम इन इंटेल 4004। ओके, so since it was the only 4 bit processor. ओके, so क्यों 4 बिट रहते हैं? 4 बिट 8 बिट प्रोसेसर क्या होता है, ये आगे हम उसके एक्सप्लेनेशन में देखने ही वाले। लेकिन फर्स्ट जो भी माइक्रो प्रोसेसर वो स्टार्ट हुआ था वो कितने बिट का था? इट ओनली दी 4 बिट प्रोसेसर। ओके, तो आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर वर्क होता है, कैसे एक जो चिप है माइक्रो की वो कैसे डेवलप होती है। ओके, तो इसका मैं वीडियो दिखाती हूँ। उसके पहले सिर्फ एक स्लाइड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर एक इवोल्यूशन का टेबल है। ओके, जहाँ पर आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। ओके, तो 404 ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, जो कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। जो कि उसके वो कितने बिट का था? ओनली 4 बिट। और उसकी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी भी कितनी थी? ओनली 1 KB। उसमें ओनली 16 पिंस थे। उसकी क्लॉक की जो भी स्पीड था वो भी 750 किलोहर्ट्ज था। और ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, सो जहां तक अगर आपको तो ये नाम सुना होगा आपने, जब भी माइक्रो प्रोसेसर अगर हम पढ़ते हैं तो 805 का आर्किटेक्चर है, 8086 का। तो माइक्रो प्रोसेसर इस टर्म को अगर अंडरस्टैंड करना है या इसके कनेक्शंस या उस कैसे वर्क होता है उसको अगर अंडरस्टैंड करना है, तो बेसिकली हर कोई अगर माइक्रो प्रोसेसर ये वर्ड भी आता है तो तुरंत आता है कि 805 का या 806 का। ओके, तो ये दोनों का अगर आर्किटेक्चर एक बार समझ में अगर आता है तो पूरा आर्किटेक्चर, अभी आप i3 प्रोसेसर ले लो या i5 प्रोसेसर ले लो, सबका आर्किटेक्चर सेम है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये जो डेटा बस वगैरह जो बिट है, यहाँ पर जो बिट दिखाई दे रहे 4 बिट 8 बिट ये बिट बढ़ रहे। ओके, लेकिन बाकी के जो भी कनेक्शंस हैं वो सब सेम रहेंगे, सिर्फ ये बिट बढ़े तो और इसकी वजह से कुछ कनेक्शन यहाँ पर चेंज होते, लेकिन बेसिक जो भी ऑपरेशन है वो सेम रहते। ओके, सो सिर्फ जो माइक्रो प्रोसेसर को अगर इसके i3 i4 ये प्रोसेसर सिर्फ इसकी वजह से ज्यादातर जाना जाता है कि कितने बिट का प्रोसेसर। ओके, तो जितने बिट का प्रोसेसर मतलब डेटा हैंडलिंग या डेटा पास करना जो है वो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, इसी के बेस पर हमारा स्पीड डिपेंड रहता है। ओके, इसलिए यहाँ पर पहले जो भी 4 बिट था इसका मतलब इसका स्पीड बहुत कम था, इसलिए 8 बिट का स्पीड उससे ज्यादा है। देन 8086 ये 16 बिट है। ओके, लाइकवाइज। ओके, सो पेंटियम फॉर अभी i3 का भी कितने बिट का है ये प्लीज आपके लिए अभी एक होमवर्क है कि आपका जो भी आपके पास कौन सा प्रोसेसर है i3 या i5 है वो कितने बिट का है, ये मुझे कैलकुलेट करके या आपको इन्फॉर्म पता होगा तो वो बताना है। ओके, तो यहाँ तक ये सिर्फ इतने जनरेशन है। ओके, तो आप चैट विंडो में भी डाल सकते हो कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है एंड उसके मतलब कितने बिट का वो प्रोसेसर है, उतनी इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। ओके, तो यहाँ पर था
ये एक जनरल इवोल्यूशन या उसकी एक हिस्ट्री थी कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर ये स्टार्ट हुआ था। ओके, और ये एक डायग्राम। ओके, सो ये 8086 की एक माइक्रो प्रोसेसर की ये क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है, जहां पर आपको अभी मैं सिर्फ ये नाम बता देती हूँ, देन इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सो इंटरप्रेटर, कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट, एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर रजिस्टर का यूज है। देन टाइमिंग कंट्रोल एएलयू यूनिट है। देन यहाँ पर एक रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच। ओके, सो ये देन एड्रेस लाइन, डेटा लाइंस। ओके, ये क्या होते हैं? सो एड्रेस लाइन से हम क्या जहाँ पर भी अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए एड्रेस लाइन यूज होती है। देन डेटा लाइन, डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा लाइंस यूज होती है, और इसके डिटेल में है ही आगे। तो आपको अगेन एक बार माइक्रो प्रोसेसर समझाने के लिए एक मिनट से जस्ट अ मिनट। हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू, इसकी वजह से ना वो वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर है ना एक दो वीडियो जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेसर कैसे वर्क होता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, एक मिनट है, ये मुझे बाद में दिखाना था ये वीडियो, जस्ट अ मिनट। दोस्तों, मोबाइल फोन और कंप्यूटर Hi, thanks for tuning into Sync. Welcome to Dell Tech Support. Processors are all about the processor to understand how. एक मिनट है, मुझे वो वीडियो की लिंक नहीं मिल रही है। हाँ, ये Microprocessors. The computer
ओके, सो अभी ये इसमें यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन होगा, एंड देन इसका जो आर्किटेक्चर है वो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. ओके. Computer which we use to carry out so many tasks uses a microprocessor to do its work. It is the heart of any normal computer, whether it is a desktop machine, a laptop, or a server. A microprocessor is an integrated circuit. If you're wondering what an integrated circuit is, then let me tell you, it is nothing but a micro semiconductor chip on which thousands of tiny resistors, capacitors, and transistors are fabricated. An IC can basically function as an amplifier, oscillator, timer, computer memory, or microprocessor. Now let's come back to microprocessors. A microprocessor is an IC which comprises of arithmetic logic unit, control unit, and central processing unit, which is fabricated on a single chip. It is used to incorporate the core functions of a computer central processing unit, CPU. The microprocessor that you're using might be a Pentium, a K6, a PowerPC, but all these microprocessors do approximately the same thing in approximately the same way. The first microprocessor was the Intel 4004, introduced in 1971. It was not very powerful as it could only add and subtract and could do that only for 4 bits at a time. Ever since then, a lot of microprocessors have been developed with their improvised versions. A microprocessor is a programmable multi-purpose silicon chip, which is clock-driven and register-based. It accepts binary data as input and provides output after processing it as per the instructions stored in the memory. Now let's move on to some of the advantages of microprocessor. High speed. Microprocessor chips can work at very high speed and is capable of executing millions and millions of instructions per second. Low cost. They are available at low cost due to integrated circuit technology. Reliable. Microprocessors are very reliable as semiconductor technology is used, and very versatile as the same chip can be used for a number of applications by simply changing the program. Low power consumption. The microprocessors are manufactured using metal oxide semiconductors, in which the transistor work in saturation and cutoff mode, and hence the power consumed is very less compared to others. This was all about microprocessors in this video. Thanks for watching, and if this video ये नेक्स्ट जो भी वीडियो इसमें जो 8085 का जो आर्किटेक्चर है, ओके, जो कि बेसिक आर्किटेक्चर है कौन सी भी माइक्रो प्रोसेसर का वो है, तो वो प्लीज देखो, केयरफुली देखो. Architecture. Accumulator. Accumulator is an 8-bit register. It holds one of the data to be processed by arithmetic logic unit or ALU. It also stores the result of the operation. The accumulator is also called as A register. The accumulator is connected to the 8-bit internal data bus. The bidirectional arrow between the accumulator and the bus indicates that it allows the accumulator to send or receive data. The two-state output of the accumulator drives the ALU. Temporary register. The temporary register receives one of the data to be processed by ALU from external memory. यहाँ पर ऐसे दोनों साइड से जो आ रहा है इसका मतलब है वो बाय डायरेक्शनल है, और सिंगल जो साइड है इसका मतलब है यूनिडायरेक्शनल है. ओके. Memory or general purpose registers. The other input for the ALU comes from the temporary register. This 8-bit register stores the operands of arithmetic logic operations. General purpose registers. In Intel 8085 microprocessor, there are 6 8-bit general purpose registers. They are B, C, D, E, H and L.
They may be used individually or combined as register pairs to perform some 16-bit operations. The permitted combinations of register pairs are BC, DE, and HL. The HL registers pair, which is normally used to form a 16-bit memory pointer. Stack pointer or SP. Stack pointer is a 16-bit register used as a memory pointer. It maintains the address of the last byte entered into the stack. Stack is a portion of RAM. The stack pointer is decremented each time when data is loaded into the stack and is incremented when data is retrieved from the stack. Program counter or PC. This 16-bit register deals with sequencing the execution of instructions. This register is also a memory pointer. The microprocessor uses this register to sequence the execution of the instructions. The function of the program counter is to point the address of the next instruction to be executed. At the end of the execution of an instruction, the program counter is incremented by 1, pointing to the next memory location where the next instruction is available. Incrementer decrementer. It can add 1 or subtract 1 from the contents of the stack pointer or program counter. Arithmetic and Logic Unit ALU. The ALU carries out the arithmetic and logic operations on 8-bit words. As shown, the contents of the accumulator and the temporary register are the inputs to the ALU. It can perform arithmetic operations such as addition, subtraction, and logical operations such as AND, OR, and XOR. The ALU result is then stored back in the accumulator. Flags. Flag register is a group of 5 individual flip-flops. The content of the flag register will change 0 or 1 after the execution of arithmetic and logic operations. Instruction register and decoder. Instruction register and decoder is an 8-bit register. When an instruction is fetched from memory, it is loaded in the instruction register. The instruction decoder decodes the contents of the instruction register. It also determines the operation to be followed in executing the entire instruction and directs the timing and control unit accordingly. Timing and control unit. The timing and control section of microprocessor includes an oscillator and controller sequencer. The oscillator generates the two-phase clock signals, CLK and CLK bar, that synchronize all registers. The controller sequencer also produces the control signals needed for internal and external control. The controller sequencer is microprogrammed. It has a ROM that stores all the micro routines needed for executing the instructions. Interrupt control. Sometimes it is necessary to interrupt the execution of the main program to answer a request from an I/O device. For instance, an I/O device may send an interrupt signal to the interrupt control unit to indicate that data is ready for input. The computer temporarily stops the execution of main program, inputs the data, and then returns to the main program. Serial I/O control. Sometimes I/O devices work with serial data rather than parallel. The serial input data enters 8085 through pin 5 SID serial input data and leaves through pin 4 SOD serial output data. Two new instructions known as SIM and RIM allows us to perform the serial parallel conversion needed for serial I/O devices. Address buffer and address data buffer. The contents of the stack pointer or program counter can be loaded into the address buffer and address data buffer. The output of these buffers then drives the external address bus and address data bus. Memory and I/O chips are connected to these buses. In this way, the CPU can send the address of desired data to the memory or I/O chips.
ओके ओके डियर स्टूडेंट, समझ में है आपको ये जो भी वर्किंग है वो? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. और मैंने अभी आपको टास्क दिया था, वो आपका प्रोसेसर कौन सा है और कितने बिट का, वो आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। चैट विंडो में भी डाल सकते हैं आप। ओके, एक का आंसर आया है। ओके, i5 और 64 बिट है। ओके ओके, गुड साइनाथ, आपने आंसर दिया। सो नेक्स्ट वन है, ये 8085 की डायग्राम है। ओके, पिन डायग्राम है। वो कितने पिन आईसी है? 14 पिन आईसी है। ओके, सो कौन से पिन पर इनपुट है, कितने कौन से पिन में वो देना है, ये एड्रेस लाइन है, इंटरप्ट लाइन, ओके, रजिस्टर, ये सब पिन इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो आगे के जो भी लेक्चर्स है, कल के लेक्चर में इन डिटेल में कि डेटाबेस, एड्रेस बेस एंड कंट्रोल बेस ये कैसे वर्क होती है वो हम देखेंगे। ओके, सो दीज आर दी buses which provide in a microprocessor. Okay, so address bus का यूज है। एड्रेस पहले तो जो भी एड्रेस है आपने क्या रीड किया है, उसका एड्रेस के ऊपर क्या करना है, मेमोरीज में जाना है उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, एंड डेटा को क्या करना है, रीड करना है। वैसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए एंड कंट्रोल बस जो भी सिग्नल्स है, रीड राइट सिग्नल, उसको रीड करने के लिए इसका यूज होगा। ओके, सो कल ये हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप इंटरेस्टेड हो क्या? प्रोसेसर जो भी है, ये मैंने चिप्स आपको दिखाई ना, राइट, ये चिप, तो ये कैसे बनती है, इसमें इंटरेस्ट है क्या आपको देखने में? तो अदरवाइज मैं कंट्रोल बस, एड्रेस बस हम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। हेलो, एक कंपनी Yes, है ma'am. जो कैसे Yes, ये ma'am. बनाती है ये प्रोसेसर, ये ब्लैक कलर क्यों आता है, ब्लैक कलर, ये जो भी पिंस आती है वो क्यों आती है, इसका पर्पस क्या है, ये सब है। ओके, तो देखो ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की अगर लिंक चाहिए ना तो इसमें है, हाँ, इसमें सब लिंक्स मैंने रखे हैं, तो आप देख सकते बाद में भी। ये मैं शेयर ही करती हूँ हर टाइम, जो भी प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करती रहती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स तो आप सभी यूज करते होंगे और ये ज़रूर जानते होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है जिससे कि वो वर्क करता है। पर क्या आपको पता है कि वो प्रोसेसर रेत से बना होता है, यानी सैंड से बना होता है? तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा होता है वो कैसे। लास्ट 10 मिनट से कितने टाइम का? ओके, वीडियो भी हो जाएगा और मैं अटेंडेंस भी तब तक शेयर करती हूँ। ओके, एक मिनट पहले मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, देन स्टार्ट करती हूँ, तो आप अटेंडेंस भी दे दो साइड बाय साइड और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली आपके फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है उसका बेसिक कंपोनेंट है एक सिलिकॉन चिप जो उसके अंदर लगा होता है, और उस सिलिकॉन चिप को बनाने का रॉ मटेरियल है सिलिकॉन, जो कि रेत के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मोबाइल प्रोसेसर बनाने में सिर्फ सिलिकॉन का ही यूज क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट है। कंडक्टर हम वैसे चीज़ को बोलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सके।
अब सिलिकॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो सकता है, पर वो कितना अमाउंट में पास होगा और कब होगा इसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम उसे सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट बोलते हैं। सिलिकॉन के इसी नेचर का यूज़ मोबाइल प्रोसेसर चिप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 2 फैक्ट्रीज में होता है। पहले फैक्ट्री में सैंड को हीट करके थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस पे और स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट से उसके अंदर से सिलिकॉन निकाला जाता है। सैंड के अंदर से जो सिलिकॉन निकलता है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में बाहर आता है, जिसके बाद उन क्रिस्टल्स को हीट करके और फिर एक स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू एक सॉलिड सिलिकॉन का सिलेंडर बनाया जाता है, जिसका वजन अप्रोक्स 100 to 200 kg होता है। इस प्रोसेस से जो सिलिकॉन का सॉलिड सिलेंडर तैयार होता है उसे इनगट कहा जाता है, और ये तैयार सिलिकॉन का सिलेंडर 99.99999% प्योर होता है। जिसके बाद कि इस सिलेंडर का एक्सरे और भी दूसरे टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या ये प्योर है या फिर नहीं। अगर ये सिलेंडर उन टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर इसके पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं, जिसे वेफर्स कहा जाता है। ये वेफर्स चिप मैन्युफैक्चरर के बताए गए थिकनेस के अनुसार काटा जाता है, जिसके बाद इन वेफर्स को पॉलिश करके एकदम स्मूथ बना दिया जाता है, जिससे कि इनके सरफेस का रफनेस एकदम ना के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे इस फैक्ट्री का काम ख़त्म हो जाता है। अब ये तैयार वेफर्स उन कंपनीज़ को पहुँचा दिए जाते हैं जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि जहाँ पे फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद इन वेफर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। जिस प्रोसेस की शुरुआत होती है सबसे पहले एक इंडिविजुअल चिप की ब्लूप्रिंट बनाने से, जो कि आर्म नाम की एक कंपनी सभी मोबाइल चिप मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। जिस जगह पे इन चिप्स को बनाया जाता है वो दुनिया के सबसे साफ जगहों में से एक है, यानी कि आप किसी ऑपरेशन थिएटर में अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ कितना साफ़ सफाई होती है। जिस फैक्ट्री में इन चिप्स को बनाया जाता है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर से भी 100 या 1000 टाइम्स ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, क्योंकि एक नाखून के बराबर चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बनाना होता है। वहाँ पे एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी पूरी सर्किटरी को ख़राब कर सकता है। अब यहाँ पे फाइनली शुरू होता है वेफर्स के चिप में बदलने का प्रोसेस, जहाँ पे सबसे पहले इन वेफर्स के ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। उसके बाद एक फोटो सेंसिटिव केमिकल की लेयर चढ़ाई जाती है। इस फोटो सेंसिटिव केमिकल की लेयर चढ़ाने के प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है। अब जो डिज़ाइन क्रिएट हुआ था चिप्स का उसे इस वेफर्स पे बनाया जाता है। इस प्रोसेस को अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू किया जाता है, यानी कि उस डिज़ाइन के टेम्पलेट के ऊपर से अल्ट्रा वायलेट लाइट पास कराया जाता है, और उसके नीचे एक लेंस लगा होता है जो पूरे लाइट बीम को एकदम छोटा कर देता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब जहाँ जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे गिरता है वहाँ का फोटोरेसिस्ट मटेरियल सॉल्यूबल हो जाता है, और जहाँ पे यूवी रे नहीं गिरता है वो हार्ड ही रह जाता है। अब इन वेफर्स को एक सॉल्वेंट में डुबाया जाता है, जहाँ पे जो भी सॉल्यूबल फोटोरेसिस्ट मटेरियल था वो सभी धुल के हट जाता है, और जो हार्ड वाला होता है सिर्फ वही बच जाता है। इसके बाद शुरू होती है एचिंग प्रोसेस, जिसके बाद फिर फोटोरेसिस्ट लेयर को हटाया जाता है। अब ट्रांजिस्टर का जो डिज़ाइन शेप था वो दिखाई देने लगता है, जिसके बाद एक बार फिर उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट केमिकल का एक लेयर चढ़ाया जाता है और फिर से यूवी लाइट में एक्सपोज करके उसे धोया जाता है। उसके बाद डोपिंग प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पे सिलिकॉन के अंदर आयंस इम्प्लांट किए जाते हैं, जिससे कि ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। इस डोपिंग प्रोसेस के बाद फिर फोटोरेसिस्ट लेयर को हटा दिया जाता है और उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद चिप के अंदर डिज़ाइन के अनुसार ट्रांजिस्टर के बीच में वायरिंग की जाती है। ये सभी चीज़ें एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, यानी कि ये आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आप जो एकदम पतला सा चिप देखते हैं उसके अंदर 7 से 8 लेयर ऑफ वायरिंग होती है, जिसके बाद वेफर्स को कट किया जाता है। एक वेफर के अंदर बहुत सारे चिप्स बनते हैं जिसको अलग अलग कट करके निकाल लिया जाता है। अब हर चिप की टेस्टिंग की जाती है और फिर उसे फाइनली पैक कर दिया जाता है। इन चिप्स की पैकेजिंग एक स्पेशल काले कलर के केस में की जाती है, जिनके साइड साइड से कांटे निकले होते हैं, जिसे आपने देखा भी होगा। और फिर उसी केस के अंदर इन चिप्स को उसके वायर से जोड़ा जाता है, यानी उसके अंदर वायरिंग की जाती है। आप उस काले कलर के प्रोसेसर के अंदर जो दोनों साइड से तार निकले हुए देखते हैं वो अंदर फिर चिप से जाके जुड़े हुए होते हैं, और फिर इसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाता है ताकि वो अपने मोबाइल में लगा सकें।
इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है और सैकड़ों छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोसेसर बनता है। कई प्रोसेस को तो बार बार रिपीट भी किया जाता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट, सो ये था कि एक प्रोसेसर कैसे कंपनी में बनाया जाता है। ओके, फ्रॉम सैंड ये कैसे क्रिएट करता है, ये मैंने मतलब ये वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आज के जो भी लेक्चर में इतना ही। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये डेटा बस, एड्रेस बस क्या वर्क करती इसके बारे में एक बार देखो। ओके, ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।